अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज, मैं हूं मुनीबा मसारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक इंतहाई अहम और सेंसिटिव मौजू पर बात करेंगे। ये एक ऐसा मसला है जिसको हमारे समाज में अक्सर जस्टिफाई किया जाता है, कभी कल्चर के नाम पर, कभी ऑनर के नाम पर। आज हम बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड यंग गर्ल्स। पूरी दुनिया में एक ग्लोबल कैंपेन मनाई जाती है जिसको कहा जाता है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में हर 3 में से एक औरत पर तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान में ये शरह 60 से 70% से ज़ायद है और ये वो तमाम केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं। अब ज़रा सोचिए, बंद दरवाज़ों के पीछे हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के साथ जो तशद्दुद किया जाता है वो रिकॉर्ड भी नहीं होता। वायलेंस को समझा जाता है कि वो तमाम ज़ख्म जो आपके जिस्म को दिए जाएं वो वायलेंस है। इसका सबूत आप किसी को भी दिखा सकते हैं, मगर वो वायलेंस या वो निशान जो आपकी रूह को छन्नी करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत नफ्स को वो अल्फाज, वो रवैये जो मजरूह कर देते हैं, क्या वो वायलेंस का हिस्सा नहीं? वायलेंस किसी भी शेप या फॉर्म में हो, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए और ये गलत है। इसको बर्दाश्त करना भी उतना ही गलत है जितना उसको करना किसी के ऊपर। वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ या सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल इमोशनल अब्यूज़ या फिर बच्चियों की कम सीनी में ज़बरदस्ती शादी करा देना या ख़वातीन से उनके विरासत में हुकूक छीन लेना या बच्चियों से तालीम का जेवर छीन लेना, ये तमाम चीज़ें वायलेंस में आती हैं। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 16 दिन की एक बैनुल अक़वामी मुहिम चलाई जाती है। 25 नवंबर ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन 3 बहनों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 1960 में मुल्क के आला हसन खावर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि ऑडियो और वीडियो लीक्स की रीत बहुत पुरानी है। ये सब ऑडियोज़ और वीडियोज़ एक ही जगह बनाई गई हैं। एक दूसरे को डाकू चोर कहने वाले ज़ाती मफादात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये सब करके ये लोग अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। ऑडियो और वीडियोज़ को अदालतों में पेश नहीं किया जाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाअल्लाह मुल्क से इस पोलियो ज़दा सियासत का भी खात्मा करेगी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जाए, लड़का या लड़की पर किया जाए या फिर ख्वाजा सरा पर, और करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, हमने वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठानी है। जो लोग वायलेंट हैं, जो बिहेवियर्स वायलेंट हैं या हॉस्टाइल हैं, हमने उनको डिस्करेज करना है। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ अपने गेस्ट्स का। मेरे साथ मौजूद हैं साइमा कदीर, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फॉर ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान। उनके साथ मौजूद हैं समन एहसन, आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं बुशरा हसन, एंड यू आर ऑल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर एट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर फातिमा शाहीन ने, आप लीगल एक्सपर्ट हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। समन, आपसे बात करना शुरू करूँगी। हमारे समाज में बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि वायलेंस या तशद्दुद क्या है। जिस तरह के मैंने पहले कहा कि जो जिस्म पर निशान छोड़ दे, क्या सिर्फ वही वायलेंस है या वायलेंस की बहुत सारी फॉर्म्स और शेप्स हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आपने अपने जो अल्फाज हैं उनमें बता तो दिया है कि वायलेंस के मुख्तलिफ इकसाम हैं, और एक फॉर्म जो आपने कहा है जिससे कोई चोट लगे या निशान हो जो नज़र आए, यानी कि मार पीट, वो तो एक फॉर्म है जो हर एक को नज़र आ जाता है कि ये तो तशद्दुद है। लेकिन तशद्दुद के और भी इकसाम हैं, आपने भी मेंशन किया इमोशनल वायलेंस यानी कि नफ्सियाती तशद्दुद, और ये बहुत बढ़ चढ़ के पाया जाता है, फिज़िकल वायलेंस से भी बहुत ज़्यादा। इसमें यह है कि आप किसी को डिग्रेड करें, किसी को की इंसल्ट करें, अल्फाज से किसी का दिल दुखाएं, उसको उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें। और ये हमें लगता है कि भाई कोई चोट नहीं लगी, निशान नहीं हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो एक इंसान की अपनी जो इज़्ज़त नफ्स है, अपनी जो वेल बीइंग है, वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है।
اور یہ فزیکل وائلنس بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا، کوئی جانتا ہی نہیں کہ یہ تشدد ہے، اس کو ایسے نارمل لیا جاتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے خود مینشن کیا کہ فائنینشیل یعنی کہ اقتصادی تشدد بھی ہوتا ہے، جب خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، ان کو انہیریٹنس میں ان کو جو خاندان کی جائیداد ہے اس میں حصہ نہیں دیا جاتا، یا ان کی چھوٹی ضروریات، جب مطلب کوئی خاوند کی اگر ذمہ داری ہے کہ وہ کما رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے، تو اگر اس کی وہ ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو یہ بھی اقتصادی تشدد ہے، اور یہ تمام اقسام ہیں تشدد کی۔ سمن آپ کی اس بات سے I'm sure بہت سے لوگ وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں، بہت سی خواتین، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کہیں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور کمانے والے آپ اکیلے ہیں، لیکن کیا کریں کہ خرچہ بڑھ گیا ہے تو گروسری کے لیے پیسے تھوڑے بڑھا دیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے یا آپ پر ہاتھ اٹھائے یا اونچی آواز میں آپ کو یہ کہے کہ خود تو کچھ کرتی ہی نہیں ہو اور میری ساری تنخواہ تم گھر میں اڑا دیتی ہو، یہ تشدد ہے۔ دس از اے میجر فارم آف وائلنس۔ سمن، بہت ساری چیزیں، بلکہ سائمہ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے سماجی رویوں میں نا ان چیزوں کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ جب بیٹی کو بڑا کیا جاتا ہے تو اس کو ہمیشہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر زبان چلاؤ گی گھر میں شوہر کے سامنے تو مار پڑے گی۔ زبان چلانا کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک لڑکی جب اپنا حق مانگتی ہے تو کیا وہ زبان دراز ہو جاتی ہے؟ بہت شکریہ منیبہ فار انوائٹنگ می ہیئر۔ اور بیسیکلی ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے تربیت کا ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی بچوں کی اپنی اور بچیوں کی تربیت ہی اسی طرح سے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے حق کے لیے یا آپ اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی بڑے سے بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، تو وہ زبان درازی میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ اس حد تک پھیل چکا ہے کہ یہ جب ہم بڑھتے ہیں، پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں، خواتین اپنی عملی زندگی میں آتی ہیں، شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتی ہیں، تو وہاں پر بھی جو ایک ہمارے، کیونکہ بچوں کی بھی تربیت میں یہی ہے، وہ ساری زندگی یہی چیز دیکھتے رہتے ہیں، تو اس چیز کی پھر نفی کی جاتی ہے۔ یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی کسی بھی ضرورت یا حق کے لیے بات نہیں کر سکتی یا اس کو استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک اور اہم جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین اپنے حقوق سے بھی آگاہ نہیں ہیں، اور جو قوانین ایون موجود ہیں وہ کیا ہیں، ان تک رسائی کیسے ہے، اس کی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک انٹر جنریشنل سائیکل چلتا چلا جا رہا ہے جس میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ جی، آپ نے اچھی بات کی کہ ایک تو یہ سائیکل ہے جس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں بشرا سے۔ آپ ماہر نفسیات ہیں بشرا، ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے کمزور یا کمتر کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، شوہر کیونکہ اپنی بیوی کو کمتر سمجھتا ہے تو اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، یہ وہ خواتین جو اس کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ شاید یہ کمپرومائز کا حصہ ہے کہ اگر شوہر مارتا ہے تو پیار بھی تو کرتا ہے، تو لیٹس ڈی بنک دس فریز، میرا شوہر مجھے مارتا ہے مگر پیار بھی تو کرتا ہے۔ میری پیاری بہن، اگر آپ کا شوہر آپ سے پیار کرتا تو آپ پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ جو شخص آپ کی عزت نہیں کرتا وہ آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو ہم خواتین کو کیسے بتائیں that this is not, violence is not the form of showing love؟ بہت شکریہ منیبہ، تھینک یو ویری مچ فار کائنڈ انویٹیشن۔ اس میں منیبہ میں سب سے پہلے ہائی لائٹ کروں گی کہ اس کے ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں اس فینومینن کو سمجھنے کے لیے۔ اگر بہت میکرو لیول پہ، ایک معاشرتی سطح پہ دیکھیں تو دیر آر سوسائٹیز جو اسٹرکچر ہی ایک پیٹریارکیکل آئیڈیالوجی کے اوپر ہوتی ہیں، اور آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ اٹ از آلویز اباؤٹ ولنریبلٹیز، اینڈ ان اے گیون سچویشن کسی بھی ایک سرکمسٹانسز کے اندر، سرکمفرنس کے اندر ولنریبل کین بی اے وومن، اینی پرسن ان اے ویکر پوزیشن، چائلڈ، be a woman, be a poor, be a person with limited resources۔ تو وہ لمٹ ڈاؤن ہو کے کہیں نہ کہیں پہ جب ولنریبلٹیز کی بات آتی ہے، کیونکہ نفسیاتی طور پر ایک جو فنڈامنٹل چیز ہے انسان کے اندر، وہ ایک ارج ٹو کنٹرول سم ون ایلس ہے۔ تو جو تھوڑا سا زیادہ ریسورسفل ہوتے ہیں، اور اس کے اکیڈیمکلی بڑی ایکسپلینیشنس میں، جیسے ایولیوشنری پرسپیکٹیو ہے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ اینڈ اسٹرینتھ میکس یو سروائیو، تو وہاں پہ ایک چین آف ایکشن اور ری ایکشن چلتا رہتا ہے۔ اور وہ سوسائٹیز جہاں پہ ایک پیٹریارکیکل اسٹرکچر ہے، وہاں پہ ویمن آر کنسیڈرڈ ایز ریلیٹیولی ویکر کریشن، اور نارم بن جاتی ہے۔ پھر جو آپ نے بات کی نا کہ پیار اگر کرتا ہے تو مگر مار رہا ہے اور پیار کر رہا ہے تو کوئی ایسی وہ بات نہیں، کیونکہ یہ نارم ہے، یہ ایکسیپٹیبل ہم نے بنا دی گئی ہے۔ اور جیسے میڈم نے بھی بات کی تھی کہ ماں باپ نے
तरबियत के लिए अभी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं फॉर गुड, लेकिन ट्रेडिशनली बेटे की पैदाइश और बेटी की पैदाइश में एक रूट रखा गया डिफरेंस का, और एक जेंडर को इस तरह से ट्रेन किया गया कि यू आर द अपहोल्डर ऑफ फैमिली और आपने इसका ख्याल रखना है और बाकी जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मोरालिटी नहीं सिखाई गई। तो दिस इज़ वन ऑफ द वैल्यूज़ का इशू है, मोरालिटी का इशू है, और ऐसी नॉर्म्स का हैं जो सोसाइटी के अंदर बन गई हैं जिनको चैलेंज करना और उनके बारे में सवाल करना बहुत ज़रूरी है। बुशरा, हमने बात की एम्पावरमेंट की या वनरेबिलिटी की, तो हमारे समाज में ये देखा जाता है कि जो पैसा कमाने वाला है वो एम्पावर्ड है, मगर ऐसा भी देखने में आया है जो ख़वातीन एम्पावर्ड हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जो अपने ही घर में अपनी ही छत के नीचे रहती हैं, वो भी अब्यूज़ हो रही हैं। तो व्हाई आर दे लेटिंग अ मैन अब्यूज़ देम? Well, there are relative differences because according to research and many of the UN reports, the fundamental चीज़ जिसकी वजह से औरतों को अब्यूज़ होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर है। जब आप इकोनॉमिकली दूसरे किसी फैमिली मेम्बर पे या मेल फैमिली मेम्बर पे डिपेंडेंट हैं तो आपकी वल्नरेबिलिटी, देखिए ये अब्यूज़ की शरह जो है ना वो पूरी दुनिया में है, कोई आप ठीक है, और ये पाकिस्तान में रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन जो फंडामेंटल कंसर्न है उसमें यही है कि इकोनॉमिकली जब आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और ख़ास तौर पे मेल काउंटर पार्ट पे डिपेंडेंट हैं तो ये बहुत वन ऑफ द फंडामेंटल एंड राइजिंग कंसर्न है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। उसमें वो वाली ख़वातीन जो जॉब करती हैं जो इकोनॉमिकली, उनमें ये वाली एक्सपीरियंस की वैल्यू और परसेंटेज कम है ज़रूर है मगर कम है। तो ये दिस इज़ समथिंग वेरी इनकरेजिंग टू नो कि अगर आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं तो कहीं ना कहीं आपको सोशल प्रोटेक्शन में भी थोड़ा सा लेवरेज उन ख़वातीन से है जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं मेल काउंटर पार्ट्स पे। मुनीबा, इसमें एक और फैक्टर भी आता है जो एक फिनोमेना है स्टॉकहोम सिंड्रोम। तो साइकोलॉजिकली ये भी जो है एक फैक्टर है कि जो ख़वातीन वैसे लगता है कि इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हैं लेकिन वो उस एक माइंडसेट में होती हैं कि उन्हें लगता है कि ये गलत नहीं हो रहा या मेरा कसूर है या उसका कोई मसला है, तो वो उसमें वो सहती जाती हैं। और दूसरी बात जो बुशरा साहिबा ने कही कि जिनके पास एवेन्यूज़ होते हैं कि वो उनके पास वसाइल होते हैं कि वो सूरत हाल से निकल जाएं, उनमें इसकी शरह कम है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम अपने खावंद को या अपने घर को छोड़ेंगे तो हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और हम अपना खुद सहारा बन सकते हैं। तो उनमें भी होता है लेकिन कुछ शरह कम है। यानी कि हमें वायलेंस को एक्नॉलेज करना होगा, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो हम पर हो या हमारे सामने वाले पर तशद्दुद हो रहा हो। फातिमा, आपसे पूछना चाहूँगी, अगर हम इस वक्त सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की ही बात करें जिसकी शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, एंड स्पेशली जब से पैंडेमिक और कोविड आया, जब ख़वातीन और मर्द हज़रात घरों में महसूर हो गए, बंद हो गए, उसमें हमने देखा ग्लोबली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बेइंतहा इजाफा हुआ। पाकिस्तान का कानून ऐसी औरत जिस पर घरेलू तशद्दुद हो रहा उसको किस तरह महफूज करता है? अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। सबसे पहले अच्छा ये देखिए, आप वायलेंस की बात कर रही हैं, यू वांट मी टू आंसर विद रेफरेंस टू डोमेस्टिक वायलेंस। सबसे पहले तो आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ठीक है, जो कि कहता है कि तमाम सिटीजन्स को वही राइट्स मुयस्सर हैं जो कि मतलब मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर्स हो, रिगार्डलेस ऑफ सेक्स, ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है राइट ऑफ डिग्निटी खातून का, वो ये जो एक मर्द का है, राइट नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटेड वही है जो एक मर्द का है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है वो स्टेम करता है, ठीक है। और इसकी बुनियाद पर ही मुख्तलिफ किस्म के कवानीन जो है वो बनाए गए, चाहे वो हरासमेंट के हों, चाहे वो वायलेंस के हों, चाहे वो एसिड अटैक से रिलेटेड हों। अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बेसिकली इट्स अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट और मुख्तलिफ सूबों ने इसके ऊपर कानून साजी की है। सब्सटेंसिवली मोर और लेस जो कवानीन है वो सिमिलर ही हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो है वो एक व्यू डिफाइन किया गया जो कि आप ऑलरेडी पहले बता चुकी हैं। फिजिकल अब्यूज भी उसमें शुमार होता है, इमोशनल भी होता है, मेंटल भी होता है, बड़ी उसकी एक वसी डेफिनेशन है, ठीक है। इस्लामाबाद में इस वक्त एक बिल जो है वो पेंडिंग है, जो सजाएं हैं वो मुख्तलिफ प्रोविंसेस ने जो है उनको फाइन्स जो है उसके ऊपर एक उनकी वो है एग्रीमेंट। देन आपको याद होगा 2016 में पंजाब का एक कानून आया था डोमेस्टिक वायलेंस का, जिसमें बहुत शोर भी मचा था जब वो कह रहे थे कि रेजिडेंस ऑर्डर्स जो हैं वो परसू किए जा सकते हैं परपेट्रेटर्स के खिलाफ। उनको ऑर्डर किया जा सकता है कि अगर वो किसी को अब्यूज करें तो खातून जाके उनके खिलाफ एक रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है, मानी कि वो ना उनके घर एंटर हो सकता है और उनको उनसे अलग रखा जाएगा। फिर एक वो आपको याद होगा एक रिस्ट बैंड्स का भी आया था, बेसिकली दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द पंजाब लॉ, जिसके ऊपर मुझे याद है मैंने काफी शोज भी किए थे, ठीक है। सो वेरिंग बेसिकली ऑन डिफरेंट प्रोविंसेस, बिकॉज अब ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, मुख्तलिफ किस्म की जो है
प्रोविजंस आए हैं, फाइन्स हैं, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी आपको मिल सकती है, रेजिडेंस ऑर्डर्स भी आपके खिलाफ हो सकते हैं, ठीक है। एंड क्या कहते हैं इसको, कि अगर फर्ज करें डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इतनी सीरियस हो कि किसी को कोई बहुत ग्रीवियस बॉडीली हार्म हो जाए, ठीक है, तो वो आप पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर भी एक क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। सो पॉइंट ये है, एट द एंड ऑफ द डे एज अ लॉयर मैं ये बात कहना चाहूंगी, ठीक है। एंड हैविंग सेड दैट, इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के ऊपर काफी ये जो है ऑब्लिगेशंस है, पाकिस्तानी स्टेट इज ऑब्लिगेटेड खास तौर पे सीडो के अंडर, कि वो जो है खवातीन को प्रोटेक्ट करे, जिसमें वायलेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, गोइंग टू द प्रोविंशियल लॉज, देन गोइंग टू पाकिस्तान इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, बात कवानीन का लैक देयर ऑफ की नहीं है, बात है इनकी इन्फोर्समेंट की। प्रॉब्लम आती है इनकी इम्प्लीमेंटेशन में, उस पे हमें काम करने की जरूरत है, दैट इज द इशू। और बात की जाए अगर ख़वातीन पे तशद्दुद ना किया जाए, तो भी हाल ही में आपने खबर सुनी सिंध कोर्ट के अंदर किसी एक कोर्ट रूम में जिस तरह एक खातून पर उन वकला ने तशद्दुद किया है जिनका ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को, इंसानों को रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर जस्टिस प्रोवाइड करें। व्हाट अ शेम। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। खवातीन लॉयर्स को असॉल्ट किया जाता है, ठीक है, खवातीन वो जो इंसाफ लेने जाती हैं उनको किया जाता है, केस वो फाइल कर देती हैं तब उनको जो है ब्लैकमेल किया जाता है। इतने सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, हरासमेंट के, वायलेंस रिलेटेड केसेस, रेप केसेस, लॉयर्स को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल्स जो है वो इंटिमिडेट करने की कोशिश की जाती है। सो आई थिंक ये वायलेंस का जो आपने बहुत अच्छा किया है कि इसको बड़ा वाइडली डिफाइन किया, इट्स जस्ट नॉट कंस्ट्रिक्टेड टू खवातीन, मर्दों के साथ भी होता है। चाइल्ड अब्यूज कितना रैम्पेंट है आप देखें हमारी सोसाइटी में, और हर फैसेट में एग्जिस्ट करता है बेसिकली। जी, एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती है असाइमा, वो ये है कि कम सिन उम्र की छोटी बच्चियाँ जो अभी बड़ी भी नहीं हुई, उनकी ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। मुझे इत्तफाक हुआ कुछ ऐसी बच्चियों का इंटरव्यू करने का, तो मैंने उनसे पूछा कि जब बेटा आपकी उम्र क्या थी जब आपकी शादी? उसने कहा मेरी उम्र 10 साल थी। और मैंने उनसे कहा कि जब आपकी शादी की तैयारियां हो रही थी तो आपको पता था शादी क्या? उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ ये लगता था कि शादी नए कपड़े पहनना है और हमें चूड़ियाँ मिलेंगी, हमें कपड़े मिलेंगे, हम तैयार होंगे, हमारे लिए बस ये शादी थी। और जब पता चला कि शादी क्या होती है तब तक हम 4-5 बच्चों की माएँ थीं। तो आपने बहुत काम किया है बच्चियों को संभालने में, उनके वालिदैन को ये बताने में कि आपकी बच्ची का हक है तालीम। सबसे पहले आप उसे ये तालीम दीजिए और उसके बाद लेट हर डिसाइड व्हाट शी वांट्स इन लाइफ। पाकिस्तान में ये क्यों बढ़ता जा रहा है? बेसिकली तो आगाही की कमी है मुनीबा। हमारे यहाँ गो के बच्चियों की कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन उन कवानीन में सज़ाएं ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से अगर इस किस्म के अगर वाक़यात होते भी हैं तो लोगों को पता है वो बआसानी छूट भी जाते हैं। एक तो ये है कि हमें उन कवानीन को मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, और इवन अभी तक हम अपनी एज डिटर्मिनेशन की तरफ नहीं जा सके। सिर्फ सूबा सिंध में 18 साल की उम्र की बच्ची और बच्चे को डिक्लेयर किया है कि उसकी शादी हो सकती है, जबकि बाकी सूबे अभी इसके ऊपर दे आर मेकिंग एफर्ट्स के इसको। तो यहाँ पे उम्र का तयन भी करना एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी अहम बात कि शायद हम इसे प्यूबर्टी के साथ सिर्फ लिंक कर रहे हैं, हालांकि शादी के लिए बच्चे की मेंटल मैच्योरिटी भी इक्वली इम्पोर्टेंस रखती है। बच्ची का आईडी कार्ड अगर नहीं बना और डॉक्टर के पास जा रही है व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, तो उसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक बच्ची है, वो तो अभी 18 साल की भी नहीं हुई, उसको तो अभी स्टेट ने भी ऑन नहीं किया एज ए सिटीजन। और इसमें जब आप देखते हैं कि इसमें जब बच्चियों की कम उम्री में शादी भी कर दी जाती है तो फिर उनकी हेल्थ पे बहुत के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो बच्चियां खुद भी न्यूट्रिशनल लैकिंग्स का शिकार हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन जब उनकी 50% एक सर्वे के मुताबिक उनकी डेथ रेशो जो है पॉसिबिलिटी वहाँ पर मौजूद है। फिर उससे पैदा होने वाले बच्चे जो हैं वो मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। फिर वही बच्चे एक दफ़ा फिर वो इस किस्म के साइकिल में आ जाते हैं कि या वो स्टंटिंग का शिकार हैं, वेस्टिंग का शिकार हैं। फिर वो अपने और इस सिलसिले में इस किस्म की जो बच्चियां जिनकी जल्दी शादी हो जाती है उनसे पैदा होने वाले बच्चे बहुत सारे इवन कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है होती है उनकी अच्छी नहीं हो पाती, और वो एक इरिवर्सिबल उनका बच्चों का लॉस हो रहा होता है। तो हम यही समझते हैं कि एक दफ़ा फिर जो हमारे जो समाजी रवैये हैं
وہاں پر ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے. ہمارے ایون کریکولم میں ایسی چیزوں کو ہمیں پریونشن پہ اب سوچنے کی ضرورت ہے. قوانین موجود ہیں, ان میں جو لیکوناز ہیں فار شیور اس کے لیے جوڈیشری اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کام بھی کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر امپروو کیا جائے اور انہیں اتنا اسٹرانگ اور اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ وہ اس قسم کے واقعات کو کنٹرول کر سکیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ارلی ایئرز میں ان چیزوں کو سکھانا شروع کر دیں گے تو یہ صنفی تشدد اور صنف کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے خاتمے کی طرف ایک اہم قدم ہو سکتا ہے. تربیت بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کے اوپر ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے, لیکن ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. انفیکٹ میں چاہوں گی سمن بھی اس کو ہائی لائٹ کریں. ہم نے سوشل میڈیا پہ اکثر یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اگر آپ گھر میں قید ہیں یا کوارنٹین کا وقت ہے یا پینڈیمک کے دوران جب آپ نے دیکھا کہ ہسبینڈس بھی گھروں میں موجود ہیں, خواتین گھر میں موجود ہیں اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز بڑھ رہے ہیں, تو ایک ہینڈ سائن ہے جو انٹروڈیوس کرایا گیا گلوبلی کہ اگر آپ زبان کے ذریعے نہیں بتا سکتی آپ پر تشدد ہو رہا ہے تو اس ہینڈ سائن, اس ہاتھ کے سائن کے ذریعے آپ لوگوں کو, دیکھنے والوں کو بتا سکتی ہیں کہ آپ ڈینجر. اور وہ ہینڈ سائن یہ ہے کہ آپ اپنے انگوٹھے کو اپنی پام پہ لگا کر اپنی انگلیوں سے بند کریں that you are detained. آپ کو کسی نے محصور کر رکھا ہے گھر میں اور آپ پر تشدد کیا جا رہا ہے. سمن گلوبلی تو یہ ہینڈ سائن بہت کامن ہے, لیکن پاکستان میں آئی ڈونٹ تھنک کہ لوگوں کو اس ہینڈ سائن کی پہچان ہے کہ یہ ڈومیسٹک وائلنس یا آل سورٹس آف وائلنس کا یہ ایک نشان ہے. جی بالکل, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ گلوبلی دنیا بھر میں اس کو پہچانا جاتا ہے, اور یہ کووڈ سے پہلے کا بھی ہے کہ آپ دس واز ناٹ اسپیسیفکلی ان دا کووڈ-19 پینڈیمک, لیکن کووڈ-19 میں جیسے آپ نے کہا کہ مرد اور عورتیں اپنے گھروں میں محصور ہو گئے اور ان کے اوپر جتنے اسٹریسز تھے, جتنے مسائل تھے, کبھی کبھی روزگار کا مسئلہ تھا, تو وہ جب ٹینشنز بڑھتی ہیں تو پھر وہ ان طرح کی چیزوں میں نکلتی ہیں کہ بھئی تشدد. اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو طاقتور ہے وہ کمزور پہ تشدد کرے گا, تو جب آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے روزگار کا مسئلہ ہے تو وہ اپنی کمزور بیوی یا گھر والوں پہ تشدد کرے گا. تو اس میں تشدد کے جیسا آپ نے خود کہا بہت زیادہ بڑھ گیا. اور دوسری سائڈ پہ جو خواتین تھیں ان کے پاس جو وسائل تھے, جو سپورٹ سسٹمز تھے وہ بند ہو گئے, کیونکہ وہ اپنے گھر جانا, سہیلیوں سے ملنا وہ بھی کم ہو گیا, اور جو اسٹیٹ کے ادارے ہیں ان کی بھی فنکشنالٹی کم ہو گئی, ہیلپ لائنز, شیلٹرز, جو دوسری سروسز ہیں خواتین کے لیے. تو ایسی سچویشن میں تو بہت زیادہ ڈومیسٹک وائلنس کا مسئلہ بن گیا. تو یہ جو سائن آپ نے دکھایا ہے یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے, اور کہیں بھی چاہے آپ کہیں گزر رہے ہوں, سڑک پہ ہوں, یا آپ ویڈیو کال کسی سے کر رہے ہیں, آپ اگر یہ سائن دکھائیں, چاہے وہ خاتون ہے, بچہ ہے, کوئی اور ہے, تو جو دیکھنے والے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی مشکل صورتحال میں ہے, یہ بول نہیں سکتا لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے. تو پاکستان میں بھی اس کو پھیلایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہے کہ اویئرنیس اس پہ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن دوسری سائڈ پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا سسٹم جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب ایسی اویئرنیس ہے تو وہ بچہ, وہ خاتون, وہ فرد جو تشدد کا سامنا کر رہا ہے اس کو کوئی بچانے کے لیے آتا ہے تو اس کو کہاں لے کے جائیں گے, اور وہ گھر سے نکل کر کہاں جائے. بالکل, کیونکہ میں ویور سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی چلوں. انہی دنوں کی بات ہے, چند سال پہلے مجھے ایک ایونٹ پر بلایا گیا, اینڈ آئی واز ریپرزینٹنگ UN Women, جہاں کچھ بینیفیشریز آڈینس میں بیٹھی تھیں, اور مجھے جنہوں نے انوائٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں منیبہ آپ ان بینیفیشریز کو امپاور کریں کیونکہ ان کے اوپر بہت تشدد ہوتا ہے. تو میں نے ایک اسپیچ دے ڈالی, اور اس اسپیچ کے بعد جس میں کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو عزت اور وقار اللہ نے آپ کو دیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اور شخص اس کو آپ سے نہیں چھین سکتا. آپ پہ اگر وائلنس ہو رہا ہے یہ غلط ہے, ظلم کرنا بھی برا ہے, ظلم سہنا اس سے زیادہ برا ہے. تو جیسے ہی میں نے اپنی بات کمپلیٹ کی, 6-7 عورتیں میرے سامنے آئیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر, اور کہا کہ میم ہم واپس نہیں جانا چاہتے, آپ نے صحیح کہا, ہمارا شوہر ہمیں بہت مارتا ہے لیکن اب ہم اس کے گھر دوبارہ نہیں جائیں گے. تو جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا میں نے ان کی طرف دیکھا, میں نے کہا جی میں نے اپنا کام کر دیا لیکن آپ نے ان کو اتنا اگنائٹ کر دیا, واٹ از یور پلان بی؟ اب یہ خواتین جانتے ہوئے کہ ہمارا شوہر ہم پہ ظلم کر رہا ہے کس طرح اس گھر میں واپس چلی جائیں. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گی فاطمہ کہ بہت سارے پروٹیکشن سینٹرز بھی سیلز موجود ہیں, ہیلپ لائنز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں عورتوں کو ڈومیسٹک وائلنس سے یا کسی بھی قسم کے وائلنس سے بچا سکتی ہیں؟ دیکھیے آپ نے آئی تھنک میرا آنسر جو ہے کوسچن کے فارم میں آپ نے آنسر کر دیا ہے. بچا تو تب سکتی ہے نا منیبہ جب اب وہ خود ولنگ ہو ان سے رجوع کرنے کے لیے. گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے, پروٹیکشن سینٹرز جو ہیں
वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के हवाले से मुल्तान में तो कुछ साल पहले ही लॉन्च हो गया था, उसके अलावा जो हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में वो भी मौजूद हैं, फिर प्राइवेटली भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको शेल्टर देती हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है उनको एक्सेस करने में, प्रॉब्लम आती है कानून जो किताबों में लिखा हुआ है और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। सो जब तक खवातीन उनको एक्सेस नहीं करेंगी, जब तक जाएंगी नहीं, सुनवाई नहीं करेंगी, तब तक क्या फ़ायदा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके फोरम से लोगों को बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं रन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, जो कि ना सिर्फ उनको फ्री लीगल एड देते हैं, बल्कि अगर उनको मतलब इन द सेंस कि वायलेंस का शिकार बनाया गया, उसका कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट उनकी वेलबींग पे हुआ है, वो उसको भी केटर करते हैं, ठीक है। देन दे गेट देम मुख्तलिफ किस्म की, अगर फर्ज करें खातून आना चाह रही है और उसके साथ जो है वो बच्चे भी आना चाह रहे हैं, तो बिलो अ सर्टेन एज बच्चे भी अलाउड हैं। तो काम तो इसके ऊपर खुद बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि लोगों को नंबर 1 पता नहीं है कि इस तरह की सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, नंबर 2 अगर पता भी है तो वही वाली बात, दे डोंट वांट टू ब्रेक द शैकल्स, वो जाना नहीं चाहते, वो एक्सेस नहीं करना चाहते, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी हेल्प। वो कहते हैं ना, लॉ हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, वो वाली चीज यहाँ पर होती है। और यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना चाहूंगी, बहुत ज्यादा सारे मेरे नोटेबल पैनलिस्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रेज की हैं। प्रॉब्लम टाइम एंड अगेन बार बार यही आती है इम्प्लीमेंटेशन की, बार बार आती है एनफोर्समेंट की। अब इम्प्लीमेंटेशन को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं? नंबर 1, जिस तरह के आप इस तरह के कंड्यूसिव एजुकेशनल शोज करें, लोगों को बताएं कि राइट्स क्या है। Number 2, like 2 of my panelists earlier pointed out, societal attitudes को बदलें, माशरती रवैयों पे जो है वो काम किया जाए। नंबर 3, जब हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की बात करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात करते हैं, उनको आप कैपेसिटेट करें, उनके ऊपर आप काम करें। जुडिशरी जो है उसमें ज्यादा खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, खातून हमेशा ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगी गोइंग टू अ फीमेल जज एज अपोज्ड टू अ मेल, खास तौर पे अगर कोई सेक्सुअल वायलेंस का केस हो। लाइकवाइज पुलिस रिफॉर्म की भी हमें जरूरत है। पुलिस वो पहला फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है जिसके पास कोई भी बंदा जाता है अपना केस लेके, अगर वो टाइमली फर्ज करें एफआईआर दर्ज ना करे, अगर वो टाइमली उसका केस इन्वेस्टिगेट ना करे, अगर वहां भी प्रॉब्लम्स आए तो फिर तो ट्रायल चलता ही नहीं है ना आगे, फिर इंसाफ का मिलेगा अगर ट्रायल में नहीं बात की। सो बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। जी मुनीबा, आई लाइक टू ऐड टू दिस। उन्होंने बहुत सही कहा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे सर्विसेज हैं, प्रोटेक्शन सेंटर्स, हेल्पलाइंस, लेकिन उनमें भी मसाइल हैं। एक तो एक्सेसिबिलिटी, कि ख़वातीन की क्या उन तक रसाई है या नहीं, क्योंकि शहरों में हैं और उस तरह देहाती इलाकों में नहीं हैं। और दूसरा जो इन्होंने बहुत अच्छी बात की वो ये है कि ख़वातीन जो है हमेशा पसंद करेंगी कि वो एक खातून से डील करें। जब मर्द पुलिस स्टेशन पे बैठे होंगे तो वो खातून वहाँ जाके अपना केस नहीं रजिस्टर करेगी। और इसमें कुछ सक्सेस स्टोरीज और अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। इस्लामाबाद में एक जेंडर प्रोटेक्शन यूनिट बना है और UN विमेन और ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे तमाम टीम उनकी जो है वो ख़वातीन, आप कॉल भी कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन है 8090 और आप जा भी सकते हैं। और वो तमाम ख़वातीन की टीम और वो आपकी तमाम जो खातून है या जेंडर रिलेटेड कोई भी क्राइम हो उसमें वो सपोर्ट दे सकते हैं। और उसमें वो खुद जो सपोर्ट कर सकते हैं वो खुद करते हैं। जहाँ पे रेफरल की ज़रूरत है कि शेल्टर की ज़रूरत हो, लीगल एड की, तो वो उस खातून को उस तरफ मतलब कनेक्शन कर देते हैं। हेल्पलाइन है 8090। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद के लिए 90 इस्लामाबाद के लिए हेल्पलाइन है। अगर आपके ऊपर कोई तशद्दुद कर रहा है, कमीशन ऑफ वुमेन जो है, पंजाब कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो भी लाहौर में बहुत इसको काम कर रहा है, उनके भी रेफरल सेंटर्स हैं। हेल्पलाइन जो, मुझे उसका नंबर एग्जैक्टली याद नहीं, वो आप उनको गूगल कर लें, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। इसके अलावा विमेन क्राइसिस सेंटर, इतने लोग मेरे शो में कॉल्स करते हैं, दे वांट हेल्प, तो मैं उनको डायरेक्टली रेफर कर देती हूँ, वो बहुत अच्छा काम करे। और ये सारी गवर्नमेंट की एस्टैब्लिश सेंटर्स हैं। एक्सेसिबिलिटी भी है, लेकिन उससे ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस। एक्सेसिबिलिटी तो तब आएगी ना मुनीबा जब किसी को पता होगा कि एक चीज एग्जिस्ट करती है। सो आई थिंक जहां पे हम इतने सोशल कॉजेस को, सोशल इश्यूज को टेलीविजन पे उठा रहे हैं, वहां पे इन जो है गवर्नमेंट रन सेंटर्स जो कि बहुत कमेंडेबल काम करें, इनकी भी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये मौजूद हैं। जी, और हमारे तमाम सूबों में हेल्पलाइंस हैं, जो हमारी सूबाई विमेन डेवलपमेंट्स हैं और कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन हैं। उन्होंने चारों सूबों में हेल्पलाइंस बनाई हुई हैं। और नेशनल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की एक ह्यूमन राइट्स हेल्पलाइन भी है 1099। ओके 1099 ये नेशनल लेवल पे, यानी कि गांव देहात में भी अगर हमारी बहन बैठी हैं और उन पर तशद्दुद हो रहा है तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठ रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाजी रवैयों को बदलें। मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल। जिस तरह हम वी आर द पार्ट ऑफ मीडिया, हमारी जिम्मेदारी है कि सिर्फ 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म नहीं जो 25 नवंबर को शुरू होकर 10 को ख़त्म हो रहा है, इन 16 दिनों के अलावा दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वायलेंस हर रोज़ होता है और कितनी बहनें माएँ इस दुनिया से चली जाती हैं।
मीडिया में जिस किस्म के ड्रामाज बनाए जा रहे हैं, माजरत के साथ बड़े बड़े एम्पावर्ड, सो कॉल्ड एम्पावर्ड एक्टर्स एक्ट्रेसेस जब तशद्दुद करते हैं, या हम देखते हैं कि एक एक्ट्रेस उठती हैं और कहती हैं कि आई टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, और फिर वो एक ऐसा रोल करती हैं जिसमें वो एक टॉक्सिक आदमी के साथ रहती हैं और बार बार उसकी टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करती हैं, आपको नहीं लगता कि हमें बेहतर ड्रामास बनाने की ज़रूरत है? हम क्यों थप्पड़ मारने को, चाहे मर्द औरत को मारे या औरत मर्द को मारे, हम इसको क्यों जस्टिफाई करते हैं? हम क्यों तशद्दुद और वायलेंस को ड्रामा का एक क्या कहना चाहिए कि एक क्लाइमेक्स सीन बना देते हैं कि अरे वाह उसने उसको थप्पड़ मार दिया, क्या ही बात है। मुझे आप बताइए बुशरा कि मीडिया में जब एक लड़की इस तरह के ड्रामे देखती है कि एक टॉक्सिक आदमी इज़ द हीरो ऑफ द ड्रामा या हीरो ऑफ अ मूवी, तो लड़की को तो यही लगता है कि जो मर्द माशरे में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है बस उसी से शादी हो जानी चाहिए। बिल्कुल मुनीबा, इट्स वेरी इनकरेजिंग कि आपने मीडिया की ही प्लेटफॉर्म से इसको रेज़ किया है, और हम अक्सर सोचते हैं कि मीडिया का बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल रोल है, ना सिर्फ ड्रामास के हवाले से, अदरवाइज़ भी आप देखिए जितना कंटेंट आ रहा है उस न्यूज़ और करंट अफेयर्स उसमें इस तरह के इश्यूज़ को कोई विजिबिलिटी मिलती है? हरगिज़ नहीं मिलती। वो प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें ये इश्यूज़ कभी भी रेज़ नहीं होते हैं। तो वन ऑफ द वेज़ यू आर जनरेटिंग नैरेटिव अबाउट हाउ कि आपने औरत को कैसे डील करना है, उसका लार्ज कॉन्टेंट जो है जो लोग सीखते हैं वो हमारे ड्रामा से और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही आता है। और देखें जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना वो जेंडर के दरमियान, इवन पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, ये इनएविटेबल हैं, ये होते ही होते हैं। लेकिन जब आपने निगोशिएट करना है तो उसमें आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, बट एक वैरायटी ऑफ ऑप्शन अगर आप मीडिया पे स्ट्रांगली दिखा रहे हो कि रिवेंज है, जो भी रिगार्डलेस एक बंदे के साथ आपका जिस हद तक भी इख्तलाफ किया है उसको आप रेटिलिएट कर रहे हैं थप्पड़ की फॉर्म में, और वो सीन बार बार, दैट इज़ द क्लाइमैक्स। वो ट्रेलर का भी पार्ट बन रहा है, वो OST में भी आ रहा है, उस पर रेटिंग्स भी आ रही हैं, तो उसमें जो करने वाला है ना उसको वो जस्टिफाइड समझता है कि जो मैंने एक्ट किया है डेली रूटीन लाइफ में दिस इज़ लेजिटिमेट, क्योंकि मीडिया इसको दिखा रहा है। वो औरत डिजर्व करती थी कि उसको उस पर्टिकुलर गिवन सर्कमस्टांसिस में थप्पड़ पड़ना था, तो रियल लाइफ में भी दे अडॉप्ट, वो सीख लेते हैं और वो फिर लेजिटिमेट समझते हैं, और वो ये नहीं समझते कि ये गलत हरकत है, ये मॉरली रॉन्ग है, ये तरीका जो है निगोशिएट करने का कॉन्फ्लिक्ट को, वो एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि मीडिया ने उसको लेजिटिमेट और हाईलाइट और क्लाइमेक्स बनाया। तो हम हर चीज़ हम किताबों से नहीं सीखते हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, बहुत सारे हम मीडिया के उससे सीखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दैट। एंड फॉर एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, बहुत सी बच्चियाँ ये प्रोग्राम इस वक्त देख रही होंगी, जिस तरह मैंने कहा कि थैंक्स टू मीडिया जी, एक तो हमने जहां हम किसी ज़माने में PTV के थ्रू नेशन बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग करते थे, अब हम सिर्फ रेटिंग बिल्डिंग कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट रेटिंग। एक टॉक्सिक आदमी को जब आप ड्रामा या मूवी का हीरो बनाते हैं तो एक कम सिन उम्र की लड़की उसको आइडियलाइज करना शुरू कर देती है, यानी कि मर्द का हाथ उठाना, मर्द का आपको खींच कर बात करना, गुस्से से बात करना, आपके बाल नोचना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो माजरत के साथ हमारी मीडिया में दिखाई जा रही हैं, और लड़की उसी से मोहब्बत में मुब्तला हो जाती है। हमारी बच्चियों को ये बताइए कि टॉक्सिसिटी के जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं या जो एस्पेक्ट्स हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आते हैं और हम इग्नोर करते हैं, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? थैंक यू मुनीबा। बेसिकली जो रेड फ्लैग्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा है कि कंट्रोल मैकेनिज़्म, मैनिपुलेट करना, अपनी बात को मनवाने के लिए ऊंची आवाज़ में करना, दूसरे को टर्न अ डेफ ईयर जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आपने दूसरे की जो है बात नहीं सुनना। और कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना कि बच्चियां वो आइडियलाइज करती हैं, वो क्यों ना करें, क्योंकि आपके घर के ब्रॉटअप में भी रूट्स डिफरेंट है, हाउ मेन और वुमेन को जैसे डील किया जाता है, डिसीजन मेकिंग में जैसे उनको हिस्सा दिया जाता है, एक तरफ के डिसीजन मेकर्स होते हैं और औरतों को उसको एक्सेप्ट ये बनाया जाता है कि आपने इसको एक्सेप्ट करना है। वही चीज़ आप शाम में TV ऑन करोगे तो पूरी फैमिली बैठी है वही देख रही है कि मीडिया में भी है। तो इंटेंस एक्सपोजर, किसी भी चीज़ का इंटेंस एक्सपोजर, चाहे वो ठीक है चाहे वो गलत है, ओवर द टाइम यू एक्सेप्ट दैट एज अ रियलिटी। इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो प्रोपेगेंडा की एक टेक्निक है कि वो आप चूंकि मीडिया बार बार उसको बता रहे, इवन दो द फंडामेंटल कंटेंट इज वेरी रॉन्ग, लेकिन उसका एक इंटेंस एक्सपोजर आपके ब्रॉटअप के अंदर, आपके मीडिया कंटेंट के अंदर, नैरेटिव के अंदर आपको ये करते हैं कि वट एवर इज हैपनिंग इज लेजिट, और ये ऐसा ही होता है और यही हकीकत है। यही हमारे घरों में होता है, यही हम TV पे देखते हैं, तो यही रियलिटी है। मगर मैं आपको एक रियलिटी चेक और भी देती चलूँ, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। ये एक ऐसा दीन है, हमारा दीन इस्लाम, जिसने औरत को, इससे पहले तो जिंदा दरगोर कर दी जाती थी बेटियां, इस्लाम ने हमें जीने का हक दिया, हमें इज्जत दी, हमें वकार दिया। हमारे प्यारे नबी जिनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं,
हाथ उठाना तो दूर, आपने तो कभी ऊंची आवाज में औरत से बात नहीं की, तो फिर ये कल्चर और नॉर्म्स का हिस्सा कैसे बन गया कि अपने से कमतर, चाहे वो बच्ची हो या औरत हो, आप उसको दबा दें, आप उसको मार दें और उसकी साख्त, उसकी हैसियत को बिल्कुल मस्क कर दें। अब हम बात करते हैं तरबियत की। साइमा, बताइए कि तरबियत में वेयर डिड वी गो रॉन्ग? हमने डिस्पैरिटी तो रखी, हमने कहा कि बेटी मुंह बंद, रोटी गोल बनाओ, बोटी तुम नहीं खाओगी, ये हमने बार बार ये बात हमने की और ये कहीं ना कहीं आज भी नजर आती है। अब हम तरबियत को बेहतर कैसे करें? वेल मुनीबा, बेसिकली आई बिलीव कि हमें अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाए भी जा रहे हैं और वहाँ से हम एक अहम कदम उठा सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक लंबा वक्त अपने स्कूल में गुजारता है, तो हम उनके करिकुलम में, कोर्सेज में ऐसी चीज़ें डालें जहाँ पर जेंडर इक्विटी को प्रमोट किया जाए और बच्चे और बच्चियों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। उनको ये सिखाया जाए कि ये जो कुछ मखसूस काम औरतों के लिए रख दिए गए हैं वो सब दोनों, मर्द और औरतें दोनों कर सकते हैं। ये एक पहला कदम हो सकता है हमारा। और उसके साथ साथ जो इस वक्त, क्योंकि मौजूदा जो प्रैक्टिसेस हैं, हम ऑलरेडी वो माएँ जो घरों में हैं और जो इन रवैयों को फ़रोग़ देती चली जा रही हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बच्चियों को एजुकेशन में, हेल्थ में, एंटरटेनमेंट के हवाले से, स्पोर्ट्स के हवाले से उनके लिए फ़ाइट करें, उनको आगे लेके आएँ। और क्योंकि एक वक्त है जब हमें अपने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा लेनी चाहिए, और अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं, आप महरूम हैं, तो आप अब अपने बच्चियों के लिए इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। और सिर्फ मैं समझती हूँ कि हमें जो हम इस चीज़ को एक इक्वल पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन से भी केटर कर सकते हैं। इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर यह है कि बच्चियों को तालीम भी दें और हुनर भी दें, ताकि अगर वो किसी भी किस्म के क्राइसिस का शिकार हो जाएं, अगर उनकी मैरिड लाइफ में कोई क्राइसिस आ जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे मेरे बाकी साथी भी बात कर रहे थे कि क्राइसिस सेंटर मौजूद हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन वो टेम्पररी शेल्टर्स होते हैं, वो परमानेंट नहीं है। तो व्हाट नेक्स्ट, वो कहाँ जाएंगी? उनके लिए प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको लोन्स देने की ज़रूरत है जिसको वो यूटिलाइज कर सकें। और इवन पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, हम ये समझते हैं कि जब सियासत के मैदान में ख़वातीन आएंगी तो शायद वो एक अच्छे रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स को प्रोमोट कर सकेंगी, वहाँ से चेंज आ सकेगा। इवन हमारी जुडिशरी के अंदर भी इस वक्त तक अगर हम एक लीगल प्रोफेशन की भी बात करें, ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान